मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सिद्रा सईद। वेलकम बैक टू बियालजी विद सिद्रा। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। जैसे कि हम लोग फर्स्ट ईयर का एंजाइम वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम लोग वो फैक्टर्स देख लेंगे कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो एंजाइम्स के एक्शन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं एंजाइम्स के एक स्पेसिफिक किस्म की शेप होती है, तो कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो उस एंजाइम्स की स्पेसिफिक किस्म की शेप को अल्टर कर देते हैं, यानी कि एंजाइम्स की स्पेसिफिक किस्म की शेप के अंदर चेंजिंग का सबब बनते हैं। वो फैक्टर्स क्या करते हैं कि जो एंजाइम्स का कैटालाइसिस का प्रोसेस होता है उससे चेंज कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि हर एंजाइम्स की एक स्पेसिफिक किस्म की शेप होती है, स्पेसिफिक किस्म की केमिस्ट्री होती है, जिसके ऊपर वो एफिशिएंटली तौर पर कैटालाइसिस का वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो एंजाइम्स की जो शेप होती है स्पेसिफिक किस्म की, उसके अंदर चेंजिंग का सबब बनते हैं। तकरीबन 4 किस्म के फैक्टर आप लोगों की बुक में डिस्कस किए गए। तो हम लोग देख लेते हैं एंजाइम्स की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच। ये ऐसे 4 किस्म के फैक्टर हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। एक एक करके हम लोग इन फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब हम लोग जानते हैं कि जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट होती है उसके साथ आकर सबस्ट्रेट अटैच होते हैं, जिससे फिर एंजाइम्स प्रोडक्ट के अंदर तब्दील कर देते हैं। तो इन सबस्ट्रेट की एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जिसके ऊपर ये एंजाइम्स एक्टिवली तौर पर वर्क कर रहे होते हैं। अगर हम लोग सबस्ट्रेट की मिकदार को इंक्रीज कर दें या कम कर दें, क्या एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर इसका असर होगा? जी हाँ, इसका असर होगा। इसे हम लोग एक ग्राफ की मदद से डिस्कस करते हैं। ये हम लोग देख लेते हैं कि ये एक ग्राफ हम लोग ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एज सो ऑन। और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, रेट ऑफ एंजाइम्स एक्शन के एंजाइम्स एक्शन के रेट को हम लोग इस वाई साइड पर लिख लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हम लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को लिख लेते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट की मिकदार इंक्रीज होगी वैसे ही एंजाइम्स का एक्शन का जो रेट होता है वो भी इंक्रीज होता जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 10 तक पहुँचती है तो एंजाइम्स का एक्शन भी इतना ही पहुँचेगा। अगर ये 20 तक पहुँचती है तो एंजाइम्स का एक्शन भी 20 तक, इसे भी हम लोग लेबल कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 एज सो ऑन। जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 30 तक पहुंचेगी तो एंजाइम्स का जो एक्शन रेट है वो भी तकरीबन 30 तक पहुंचेगा, और जैसे 40 तक पहुंचेगी वैसे ही एंजाइम्स का एक्शन रेट 40 तक पहुंचेगा। अब यानी कि जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट की मिकदार इंक्रीज़ होती जा रही है वैसे ही एंजाइम्स का जो एक्शन रेट है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन एक ख़ास हद तक एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हम लोग सबस्ट्रेट की मिकदार को तो इंक्रीज़ कर देंगे, लेकिन जो एंजाइम्स का एक्शन का जो रेट होगा वो इंक्रीज़ नहीं होगा। सबस्ट्रेट की मिकदार तो इंक्रीज़ होती जा रही है लेकिन एंजाइम्स का रिएक्शन रेट वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा, बल्कि वो कांस्टेंट है। इसकी क्या वजह है कि जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट है वो फिल हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। अब अगर हम लोग सबस्ट्रेट की मिकदार को इंक्रीज भी कर लें लेकिन एंजाइम्स के एक्शन रेट के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा, यानी कि रिएक्शन मज़ीद कैटालाइज नहीं होगा और एंजाइम्स अपना एक्शन जो परफॉर्म कर रहे थे वो उसे स्टॉप कर देंगे, उसे रोक देंगे। इस तरह इसकी वजह ये होगी कि ये जो सबस्ट्रेट होंगे वो एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे एट द हायर कंसंट्रेशन के ऊपर, तो फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की मिकदार को अगर मज़ीद इंक्रीज भी किया जाए
तो उसका एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर यानी कि रिएक्शन रेट के ऊपर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही हम लोग अगर एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को देख लें, अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन, सेकंड जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स कंसंट्रेशन को अगर हम लोग देख लें तो इसका भी बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पर हम लोग सबस्ट्रेट की जगह पर यानी कि एंजाइम्स को लगा देंगे, एंजाइम्स की कंसंट्रेशन, और वहाँ पर रिएक्शन रेट को लगा देंगे। इस साइड पर एक्स एक्सिस के ऊपर वैसे ही हम लोग यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स लगाएंगे, एंजाइम कंसंट्रेशन, और यहाँ पर वैसे ही एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन रेट क्या होता है एंजाइम्स का। तो बिल्कुल ऐसे ही कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके ऊपर अगर एंजाइम्स की कंसंट्रेशन हम लोग जितना ज़्यादा इंक्रीज कर दें लेकिन रिएक्शन रेट के ऊपर कोई असर नहीं होगा, यानी कि रिएक्शन रेट एक ख़ास पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस कांस्टेंट पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को हम लोग कांस्टेंट पॉइंट कहते हैं। इस कांस्टेंट पॉइंट के ऊपर मजीद रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं होगा बल्कि रिएक्शन रेट स्टॉप हो जाएगा और मजीद कोई भी एक्शन नहीं हो रहा होगा। अगर हम लोग एंजाइम्स के नंबर को इंक्रीज करते हैं तो मतलब कि एक्टिव साइट भी इंक्रीज होगी। एक्टिव साइट इंक्रीज होने के साथ साथ वो रिएक्शन यानी कि परफॉर्म होता चला जाएगा, लेकिन एक ख़ास पॉइंट आएगा कि जो एक्टिव साइट है वो फिल हो जाएंगी एंजाइम्स की। मज़ीद एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के लिए ख़त्म हो जाएंगी। जब मज़ीद एक्टिव साइट एंजाइम्स की सबस्ट्रेट के लिए ख़त्म होगी तो मज़ीद रिएक्शन रेट भी प्रोसीड नहीं होगा और वो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि स्टॉप हो जाएगा। शुरू में क्या होगा कि जैसे जैसे एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे ही सबस्ट्रेट की मिकदार भी ज़्यादा होगी, यानी कि वो रिएक्शन रेट एफिशिएंटली तौर पर डबलिंग होती जाएगी, यानी कि प्रोसीड होता जाएगा। लेकिन एक ख़ास पॉइंट पर पहुंचकर वो रिएक्शन रेट क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा, मज़ीद इंक्रीज नहीं हो सकेगा। अब एंजाइम की मिकदार जितना भी इंक्रीज की जाए लेकिन वो रिएक्शन रेट के ऊपर असरअंदाज नहीं होगी, रिएक्शन रेट वैसे का वैसे कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब ये जो टेम्परेचर होता है ये किस तरह एंजाइम्स के एक्शन के ऊपर असरअंदाज होता है। हम लोग जानते हैं कि एंजाइम्स एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर किसे कहते हैं, द एंजाइम्स कैन वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम्स मैक्सिमम काम करते हैं, यानी कि उनका जो रेट ऑफ एक्शन होता है वो तकरीबन मैक्सिमम होता है। एंजाइम्स work at maximum rate at specific temperature। इस स्पेसिफिक टेम्परेचर का हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं कि वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पर एंजाइम्स मैक्सिमम रेट से एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि एंजाइम्स का कैटालाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो मैक्सिमम होता है। उस मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन जिस पर एंजाइम्स वर्क कर रहे होते हैं उस खास टेम्परेचर के ऊपर, उस टेम्परेचर को हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात कर लें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स वर्क कर रहे होते हैं वो एक ख़ास स्पेसिफिक किस्म के टेम्परेचर पर वर्क कर रहे होते हैं। ह्यूमन बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एफिशिएंटली तौर पर अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर इससे टेम्परेचर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी कि एंजाइम्स एफिशिएंटली तौर पर वर्क परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं कि प्रोटीन की नेचर होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तो उनके दरमियान जो अमाइनो एसिड्स होते हैं,
अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर प्रोटीन बना रहे होते हैं। ये जो अमाइनो एसिड होते हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मदद से अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं और एक प्रोटीनिक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो क्या होगी कि एंजाइम्स की जो एक स्पेसिफिक शेप है जिस पर एंजाइम्स एफिशिएंटली तौर पर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। वो कैसे डिस्टर्ब होगी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जिन्होंने इस एंजाइम्स को एक ख़ास शेप प्रोवाइड कर रही होती हैं, जो कि वो क्या होंगी कि वो डिस्टर्ब होंगी। उनके डिस्टर्ब होने की वजह से ये जो एंजाइम्स की शेप होती है वो क्या होगी, वो भी डिसरप्ट हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि एंजाइम्स अब इस किस्म की शेप के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। जब एंजाइम इस किस्म की शेप के अंदर कन्वर्ट होंगे तो क्या अब सबस्ट्रेट आकर इस एंजाइम्स के साथ एफिशिएंटली तौर पर बाइंड हो सकेगा? क्या मज़ीद रिएक्शन आगे प्रोसीड हो सकेगा इस किस्म के एंजाइम्स के साथ जुड़कर? सबस्ट्रेट क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि रिएक्शन रेट क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, जैसे कि हम लोग इसे ग्राफ की मदद से शो कर लें, तो ये हम लोग ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। इस ग्राफ में क्या है कि यहाँ पर हम लोग एंजाइम्स का रिएक्शन रेट लिख लेते हैं। ई से एंजाइम लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर पूरे स्पेलिंग नहीं आ सकते, तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं एंजाइम्स रिएक्शन रेट, और इस साइड पर हम लोग लिख लेते हैं टेम्परेचर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग वो वैल्यू लिखते हैं जो कि इंटर डिपेंड होती हैं, इंटर डिपेंडेंट होती हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर वो वैल्यू लिखते हैं जो कि डिपेंड कर रही होती है। यानी कि जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती हैं वो एक्स एक्सिस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एंजाइम्स क्या करते हैं कि एक ख़ास किस्म के टेम्परेचर पर काम कर रहे होते हैं। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम्स क्या करता है कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है और एंजाइम्स एफिशिएंटली तौर पर वर्क करते हैं। अब यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, तकरीबन 37 के करीब है। तो एंजाइम्स की जो पीक वैल्यू बनेगी वो तकरीबन 37 के ऊपर एंजाइम्स एफिशिएंटली तौर पर वर्क परफॉर्म करेगा। अब अगर इससे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा होता है, तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी का रेट होता है वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो एंजाइम्स का रिएक्शन रेट यहाँ पर क्या होता है, लो होता है, और इस तरह यहाँ पर हाई होता होता यहाँ पर बिल्कुल एंजाइम्स पीक के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इस प्लेस के ऊपर रिएक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे ही एंजाइम्स को टेम्परेचर की मिकदार इंक्रीज़ होती है, ज़्यादा मिलती है, तो उसका रिएक्शन रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर एंजाइम्स एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर काम करता है, एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। अगर उस टेम्परेचर को ज़्यादा किया जाए तो एंजाइम्स की जो शेप होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी शेप के डिस्टर्ब होने की वजह से जो इसकी ये एक्टिव साइट होती है, जो इसकी ये एक्टिव साइट को AC से मैं लिख रही हूँ, यानी कि इसकी जो एक्टिव साइट होती है वो भी डिस्टर्ब होगी। जब एक्टिव साइट डिस्टर्ब होगी, उसकी शक्ल सूरत चेंज होगी, तो सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के साथ नहीं जुड़ सकेगा। जब सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो आगे प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। इसका मतलब कि मज़ीद रिएक्शन रेट आगे प्रोसीड नहीं होगा और रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। और दूसरी बात कही गई आप लोगों की बुक में कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन रेट बिकम डबल। कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो रिएक्शन रेट होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, ये देखें कि अगर हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, मैं यहाँ पर बना देती हूँ, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगी सही से, इसे मैं रेज़ कर देती हूँ। अगर हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन रेट क्या होगा, 10 टाइम 10 टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा।
अगर मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो रिएक्शन रेट क्या होगा, इस 10 का हम लोग डबल ले तो क्या होगा 20 टाइम्स, रिएक्शन रेट क्या होगा डबल होगा। तो इसी तरह अगर मैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ, क्या रिएक्शन रेट अब कितना होगा, यानी कि इस 20 का हम लोग डबल लेंगे, ना कि 10 का फ़र्क रखते जाएंगे, बल्कि क्या होगा कि 20 से 20 का डबल 40 टाइम्स तक रिएक्शन रेट क्या होगा डबल हो जाएगा। इसी तरह अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो तो इस 40 का यानी कि डबल 80 टाइम्स तक रिएक्शन रेट क्या होगा डबल होगा। इसी तरह से इसी लाइन का ये मतलब है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रिएक्शन रेट डबल होता जाता है, यानी कि रिएक्शन रेट इंक्रीज होता चला जाता है 40 के बाद, क्योंकि तकरीबन 37 to 40 तक का जो टेम्परेचर होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर काउंट किया जाता है। अब इस 40 के बाद जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन रेट क्या होगा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एंजाइम्स एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर सही से काम करते हैं, अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या होगी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फोर्थ फैक्टर कौन सा है कि पीएच। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो ई को मैंने स्मॉल लिखा है और एच को मैंने कैपिटल लिखा है। इस पी का क्या मतलब है, पी का मतलब होता है कि पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आइंस। पावर ऑफ हाइड्रोजन आइंस दरअसल पीएच को शो कर रही होती है, यानी कि एंटी लॉग या नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। तो हम लोग ये जानते हैं कि हाइड्रोजन आयंस की जो मिकदार होती है वो दरअसल पीएच को शो कर रही है। अगर हाइड्रोजन आयंस की मिकदार कम होगी तो वो कंडीशन एसिडिक कंडीशन होगी, अगर हाइड्रोजन आयंस की मिकदार ज़्यादा होगी तो क्या होगी कंडीशन बेसिक कंडीशन होगी। जैसे कि हम लोग पीएच स्केल को देख लें तो पीएच स्केल के ऊपर 7 के ऊपर न्यूट्रल होती है, पीएच न्यूट्रल। 7 अगर पीएच है तो क्या होगी कंडीशन न्यूट्रल होती है। अगर इस 7 से पीएच इंक्रीज हो जाती है तो वो कंडीशन दरअसल बेसिक बन जाती है। अगर 7 से पीएच की मिकदार कम होती है तो वो कंडीशन क्या हो जाती है एसिडिक बन जाती है। अब जब कंडीशन एसिडिक होगी तो मतलब कि हाइड्रोजन आयंस की जो मिकदार होगी वो क्या होगी कम होगी। अब एसिडिक कंडीशन में जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उनकी मिकदार कम होती है, और बेसिक कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की मिकदार क्या होती है ज़्यादा होती है। तो इस तरह ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो असरअंदाज होते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर। हर एंजाइम एक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। द ऑप्टिमम पीएच इज अ नैरो रेंज ऑफ पीएच इन विच एंजाइम्स फंक्शन इफेक्टिवली। ऑप्टिमम पीएच वो थोड़ी सी मिकदार होती है पीएच की जिसके अंदर एंजाइम्स अपना इफेक्टिवली तौर पर वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। पीएच की मिकदार अगर ज़्यादा हो या कम हो जाए तो एंजाइम्स के फंक्शन के ऊपर असरअंदाज होती है। कैसी के जो एंजाइम्स की एक ख़ास शक्ल सूरत होती है, तो एंजाइम्स की ख़ास शक्ल सूरत क्या होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर एंजाइम्स की आयोनाइजेशन क्या होगी आयोनाइजेशन चेंज होगी, यानी कि एंजाइम्स की और एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स की आयोनाइजेशन होगी वो क्या होगी डिस्टर्ब होगी, चेंज होगी। एंजाइम्स की एक्टिव साइट की आयोनाइजेशन के चेंज होने के साथ साथ ये सबस्ट्रेट की आयोनाइजेशन के ऊपर भी असरअंदाज होती है, यानी कि सबस्ट्रेट के अंदर भी आयंस की मिकदार को ज़्यादा या कम करने का सबब बनती है, जिसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो रिएक्शन रेट मज़ीद प्रोसीड नहीं हो सकता और प्रोडक्ट नहीं बन सकता। जैसे कि हम लोग देख लें इसे ग्राफ की मदद से, हम यहाँ पर जैसे कि हम लोग इंडिपेंडेंस वैल्यू रखते हैं, वो अब जो इंडिपेंडेंस या इंटरडिपेंडेंस वैल्यू वो क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर पीएच है और यहाँ पर
एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन है। इस रेट ऑफ रिएक्शन में अगर हम लोग इससे फिल कर दें तो तकरीबन यहाँ पर हम लोग 4 रख लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एंजाइम्स की जो ऑप्टिमम पीएच होती है जिसके ऊपर एंजाइम सही से वर्क परफॉर्म कर सकते हैं वो तकरीबन 6.5 से 7.5 तक होती है, तकरीबन इतना होती है। तो क्या होगी कि इस तरह से अब इस पॉइंट के ऊपर एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क परफॉर्म कर सकेगा एज़ कम्पेयर टू इस पॉइंट और इस पॉइंट की निस्बत। अब ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर एंजाइम्स क्या होगा एफिशिएंटली तौर पर वर्क परफॉर्म कर सकेगा, इससे हम लोग एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। तो इस साइड पर भी एंजाइम्स का रिएक्शन रेट क्या होगा, लो हो जाएगा। इस साइड पर भी एंजाइम्स का रिएक्शन रेट लो होगा। यहाँ पर क्या होगा, एंजाइम्स का रिएक्शन रेट हाई होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और जो एंजाइम एसिडिक कंडीशन के अंदर बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगे उनका रिएक्शन रेट एसिडिक कंडीशन में ज़्यादा होगा, और जो एंजाइम्स बेसिक कंडीशन के अंदर काम कर सकेंगे तो उनका रिएक्शन रेट क्या होगा, इस बेसिक पीएच के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो आप लोगों की बुक के अंदर कुछ एंजाइम्स का बताया गया और उनकी ऑप्टिमम पीएच भी बताई गई है। तो चले हम लोग उन्हें देख लेते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल, तो आप लोग भी ये टेबल अच्छे से याद कर लीजिएगा। पेप्सिन बताया गया। सबसे पहले जो पेप्सिन की पीएच बताई गई है वो तकरीबन 2 है। पेप्सिन क्या होता है कि 2 पीएच के ऊपर अच्छे से काम करने के काबिल होता है। ये क्या होता है, 2 क्या होती है, दरअसल ये एसिडिक होती है, जैसे कि पीएच कम है। पेप्सिन के बाद सक्रेज को बताया गया है। जो सक्रेज की पीएच होती है वो तकरीबन 4.50 होती है। सक्रेज के बाद एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो होता है उसकी पीएच 5.50 बताई गई है। उसके बाद सलाइवरी अमाइलेज कितना पीएच के ऊपर अच्छे से काम कर सकता है, 6.80 पीएच के ऊपर अमाइलेज तकरीबन अच्छे से काम कर सकते हैं। उसके बाद है कैटालेज एंजाइम 7.60 पीएच के ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं। काइमोट्रिप्सिन क्या करते हैं कि तकरीबन 7 to 8 पीएच के ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं। उसके बाद है, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, पैंक्रियाटिक लाइपेज। जो लाइपेज एंजाइम है उसकी पीएच 9 है, तो ये 9 पीएच के ऊपर अच्छे से काम कर लेता है, यानी कि ये बेसिक कंडीशन के ऊपर अच्छे से काम करेगा। और आर्जिनेज जो एंजाइम होता है, आर्जिनेज एंजाइम, उसकी पीएच 9.70 है, यानी कि ये इस पीएच के ऊपर अच्छे से काम करने के काबिल होते हैं। हर एंजाइम्स की एक अपनी स्पेसिफिक किस्म की पीएच वैल्यू होती है जिसके अंदर वो अच्छे से काम करने के काबिल होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अगर इस टॉपिक में से कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।